नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब में। जैसा कि आपको पता है, मैंने हिंदी की सीरीज़ शुरू की है जिसके अंतर्गत मैं पूरे यूपीएसआई का सिलेबस कवर कर रहा हूं। एक पिछला लेक्चर मैंने डाला था जिसमें मैंने आपको उच्चारण स्थान के बारे में बताया है। आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे वर्णमाला के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं वर्णमाला चैप्टर। तो आज का चैप्टर है वर्णमाला। ये आपको किताबों में वर्ण विचार के नाम से भी मिलेगा, वर्ण विचार। ठीक, तो ये चैप्टर आज आपको पढ़ना है। ये 2 या 3 पार्ट में कवर होगा पूरा। तो इसको जितने भी पार्ट होते हैं मैं पूरा का पूरा जितना भी होगा, छोटी से छोटी बातें मैं आपको बता करके सारी चीज़ें इसकी ख़त्म करूँगा। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, चूँकि मैं लिखवाने का काम बहुत कम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप कॉपी लिए रहिएगा और चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। तो 1 मिनट पानी पी लेते हैं, फिर आगे शुरू कर रहे हैं। फिलहाल आप ये चैप्टर डाल दीजिए, हिंदी वर्णमाला। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है वर्ण। वर्ण क्या होता है? परिभाषा एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वो वर्ण कहलाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। या दूसरे शब्द में अगर हम इसको बोलना चाहें तो कह सकते हैं अखंडित ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो एक सिंपल से 2 शब्दों में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं वर्ण को? अखंडित ध्वनि जो होती है वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अब अगर आप इतनी सी बात में समझ सकते हैं तो कॉपी में आप इतना नोट कर लीजिए, अदरवाइज बड़ी सी परिभाषा मैंने आपको बता ही दिया है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। वर्णों का एक और नाम है, वर्णों को हम लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? लिपि चिन्ह कहेंगे। लिपि चिन्ह क्या होते हैं? लिपि चिन्ह होते हैं ऐसे संकेत जिसके द्वारा कोई लिपि या कोई भाषा लिखी जाती है। तो वो वर्ण ही होते हैं जिनके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वर्ण को हम लिपि चिन्ह भी कहते हैं। ये बात थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब 2 कॉन्सेप्ट आते हैं आपके सामने, ध्वनि और वर्ण। इन दोनों में अंतर क्या है या संबंध क्या है, इसको देखते हैं। तो देखिएगा, जो ध्वनि होता है वो मौखिक रूप है और इसी ध्वनि को जब हम लिखित रूप दे देंगे, यानी कि लिख देंगे, या फिर हम सांकेतिक रूप दे देंगे। सांकेतिक का मतलब कोई संकेत बना देंगे, या फिर हम प्रतीकात्मक रूप दे देंगे। प्रतीकात्मक मतलब कोई प्रतीक बना देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? फिर वो वर्ण कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। मतलब ध्वनि जो होती है वो केवल और केवल बोली जा रही है तब तक ध्वनि कहा जाएगा, और जब उसी ध्वनि को हम लिख देंगे या कोई संकेत दे देंगे या प्रतीक दे देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ का, तो ये ध्वनि है, लेकिन ये मैंने लिख दिया तो अब ये क्या है? ये वर्ण कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब एक बात और आती है, एक ग्राफ मैं और बना रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ध्वनि का जो लिखित रूप होगा, ध्वनि का जो लिखित रूप होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और वर्णों का जो मौखिक रूप होता है, वर्णों का मौखिक रूप जो होता है वो ध्वनि कहलाता है। ठीक, तो ये होता है आपका ध्वनि और वर्ण में संबंध या अंतर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ण के साथ साथ अक्षर भी समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात बैठी होती है कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो एक बार अब हम परिभाषा लिखते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि वर्ण होते कौन कौन से हैं। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण होंगे कौन कौन से? समस्त स्वर जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। समस्त स्वर जो होंगे वर्ण होंगे। अब वो चाहे छोटा आ हो, बड़ा आ हो, छोटी ई हो, या आगे करके जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। अब बात आती है व्यंजनों की। क्या व्यंजन भी वर्ण होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि जो व्यंजन होना चाहिए, व्यंजनों का स्वर रहित रूप,
जो होता है वो वर्ण कहलाता है। ठीक, मतलब ये क्या है, क, ख, ग, ये सब क्या है, ये वर्ण है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन अपने मूल रूप में हलंतवाचक ही होते हैं। तो ये लाइन भी आपके एग्जाम में आ सकती है कि जो व्यंजन होंगे वो अपने मूल रूप में क्या है, वर्ण हैं या अक्षर हैं। तो व्यंजन अपने मूल रूप में वर्ण ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यंजनों का स्वर रहित रूप कह दीजिए या कह दीजिए हलंत रूप में जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। ठीक, तो ये हो गया वर्ण और ध्वनियों में संबंध। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अक्षर क्या होता है। ठीक, तो अभी तक अगर आपके दिमाग में बैठा हो कि वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ें हैं तो नहीं, गलत हैं आप। अक्षर क्या होता है, अक्षर होता है श्वास के एक आघात में उच्चरित होने वाली ध्वनि इकाई, वो अक्षर कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉपी में लिखेंगे, श्वास के एक आघात में उच्चरित होने वाली ध्वनि इकाई। ध्वनि इकाई का मतलब छोटी से छोटी यूनिट। जब भी इकाई शब्द आपके किसी भी भाषा में प्रयोग हो रहा है उसका मतलब ये होता है कि छोटी से छोटी चीज़। और परिभाषा आगे क्या कर रही है, श्वास के एक आघात में बोली जाने वाली। इसका मतलब वह छोटी से छोटी चीज़ जिसको हम एक बार में बोल सकते हो वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इनको सबको बोल सकते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं वो क्या है, वो अक्षर है। स्वर क्या है, अक्षर होते हैं। अब दूसरी बात आती है व्यंजनों की। क्या व्यंजन भी अक्षर होंगे या नहीं होंगे? तो हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक शर्त है। व्यंजन को हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक उनके साथ स्वर नहीं आएगा। तो जब व्यंजनों को स्वर सहित रूप में लिखा जाएगा तो वो अक्षर कहलाएंगे। यानी ये जो क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, आपको पता होगा व्यंजन हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो बिना स्वर के और दूसरा स्वर के साथ। इसको हम नहीं बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके साथ स्वर आया हुआ है। तो व्यंजनों का जो ये वाला रूप होगा स्वर सहित, यही अक्षर कहलाएगा। तो क, ख, ग आदि समस्त व्यंजन समस्त स्वर सहित व्यंजन ये क्या कहलाएंगे, ये अक्षर कहलाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। एक ग्राफ के जरिए हम इसको समझ सकते हैं कि वर्ण और अक्षर क्या क्या हैं। पूरी वर्णमाला में अगर हम देखना चाहें तो देखिए, पूरी वर्णमाला में या तो आपको स्वर मिलेंगे या व्यंजन मिलेंगे, दो चीज़ें ही मिलेंगी। तो जो स्वर होते हैं वो वर्ण भी, वो स्वर जो होंगे वो वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं, दोनों होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो स्वर होते हैं वो वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। व्यंजन को हम दो रूप में लिखते हैं। एक तो व्यंजन का रूप होता है स्वर रहित, यानी कि जैसे ये क लिखा हुआ है, और एक व्यंजन का रूप होता है स्वर सहित। स्वर सहित जैसे ये क लिखा हुआ है, मतलब इसमें हलंत नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, स्वर रहित वाले को हम हलंतवाचक या हलंत रूप भी बोल सकते हैं। तो ये जो हलंत रूप में आएगा वो क्या कहलाएगा, वो वर्ण कहलाएगा। और जो स्वर सहित रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अगर एक सिंपल भाषा में बोलना चाहें, साधारण सी भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग आप लोग करते हैं, आप लोग नॉर्मली बोलते हैं आधा अक्षर और पूरा अक्षर। तो आधा जो होता है वो वर्ण कहलाता है और जो पूरा होगा वो क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा आपसे कि फला शब्द में कितने वर्ण या कितने अक्षर हैं, तो आपको कैसे काउंट करना है, आगे हम ये देखते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है आपका कि कोई शब्द अगर दे रखा है उसमें कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं। तो सिंपल सी चीज़ हम लिखते हैं अभी। जैसे एक शब्द लिख दिया मैंने कमल, ये एकदम सिंपल सा लिखा। उसके बाद एक शब्द लिख दिया मैंने रवि, और एक शब्द लिख दिया मैंने मध्य। ठीक, तो ये तीन शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी में मैं पूरा कवर करूंगा। कमल अगर लिखना है तो अब हम इसका वर्ण विन्यास करेंगे। वर्ण विन्यास क्या होता है, हर एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विन्यास कहलाता है। तो वर्ण विन्यास क्या है, जैसे कमल का लिखना हुआ तो आप ध्यान देंगे का लिखा हुआ है, का के साथ अगर कोई मात्रा नहीं लगी होती है इसका मतलब उसके साथ छोटा आ आया हुआ है। तो जैसे क्या लिखेंगे, का प्लस आ, ये हो गया का।
अब उसके बाद आ रहा है माँ, ठीक है। तो माँ में क्या हो जाएगा, माँ प्लस आ हो जाएगा, और तीसरा क्या लिखा हुआ है, ला, यानी कि ला प्लस आ हो जाएगा। ये हो जाएगा कमल का वर्ण विन्यास, ठीक। दूसरा शब्द है रवि। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हम वर्ण विन्यास कर रहे होंगे तो जहां भी व्यंजन आएगा उसको हम जरूर लिखेंगे हलंत के साथ। व्यंजनों को कभी भी बिना हलंत के नहीं लिखा जाएगा जब हम वर्ण विन्यास करेंगे। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, स्वरों के साथ कभी भी हम हलंत नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, वर्ण विन्यास जब भी करेंगे तो व्यंजन के साथ हलंत जरूर लगाएंगे और स्वरों के साथ कभी भी हलंत नहीं लगता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज ये, जिस वर्ण पर कोई मात्रा या कोई स्वर लगा होता है वो जस्ट उसके बाद लिखा जाएगा, इसको ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन होती है कि जैसे रवि लिखा हुआ है, रवि में छोटी की मात्रा आगे से लगती है तो छोटी पहले लिख दें, वो गलत हो जाएगा। लगी किस पर है, वा पर, तो वा के बाद में ही लिखी जाएगी, ठीक। तो चलिए एक बार इसका वर्ण विन्यास करते हैं। रा के साथ छोटा आ हो गया और फिर वा के साथ क्या हो गया, छोटी ई हो गया। देखिए वा के बाद ही लिखा जाएगा मात्रा। अब आगे एक और आधा अक्षर है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। माँ पूरा आया हुआ है तो क्या लिख दिया, माँ के साथ छोटा आ लिख दिया, और फिर क्या आया है, धा आया है। धा के साथ देखिए कोई स्वर नहीं है, धा आधा है, या हम कह सकते हैं स्वर रहित है, यानी बिना स्वर के है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और आगे आया हुआ है या, और फिर ये आ जाएगा छोटा आ, ये लिखा हुआ है मध्य। अब बात आती है कि अगर हम काउंट करना चाहें कि कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, मुझे लग रहा है ये ऊपर इतना दिखेगा नहीं, शायद मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ कि किसी शब्द में कितने वर्ण और कितने अक्षर हैं, ये कैसे काउंट करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वर वर्ण होंगे वो पूरे तो काउंट कर लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कमल में 1 2 3 4 5 6 वर्ण आए, मैंने 6 लिख दिया। रवि में 1 2 3 4 आए, 4 लिख दिए। मध्य में 1 2 3 4 5 आए, 5 लिख दिए। अब बात आती है अक्षर काउंट, कैसे काउंट करेंगे। तो अक्षर मैंने अभी बताया, स्वर या तो स्वतंत्र रूप में लिखा हो, और अगर व्यंजन काउंट करेंगे तो वो पूरा होना चाहिए, मतलब स्वर सहित आना चाहिए। अब देखिए ये का के साथ क्या है, छोटा आ आया हुआ है, यानी ये पूरा है। एक इसको काउंट करेंगे, 2 और 3, ये क्या है, इन सभी के साथ स्वर आए हुए हैं, और सब क्या है, व्यंजन ही है ना, सभी के साथ स्वर आए हुए हैं, यानी इनको हम सबको काउंट करेंगे। तो कितने हो गए, 1 2 3, टोटल कितने हो गए, 3 अक्षर हो गए। रवि शब्द देखते हैं, रा के साथ स्वर आया हुआ है, वा के साथ भी स्वर आया हुआ है, यानी इसमें कितने हो गए, 2 हो गए। तीसरा शब्द है मध्य, इसमें देखिए माँ के साथ स्वर आया हुआ है, ये हो गया 1। धा के साथ कोई स्वर नहीं है, यानी इसको हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब स्वर आएगा व्यंजन तभी काउंट किया जाएगा। या के साथ स्वर आया हुआ है, तो ये कितने हो गए, 2, यानी कि टोटल मध्य शब्द में कितने स्वर, कितने अक्षर आए, 2 अक्षर आए, ठीक। तो एक आप ये इमेज थोड़ी बना के रखिएगा अपने दिमाग में कि स्वर अगर स्वतंत्र रूप में लिखा होगा तभी। जैसे अभी आपके दिमाग में मान लिया आ जाए कि अभी मैंने वहां पे लिखवाया, पिछला कॉन्सेप्ट बताया कि जो स्वर होता है वो वर्ण भी है और अक्षर भी है, दोनों है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों काउंट नहीं करें, लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये व्यंजन के साथ आया हुआ है। कैसे हम काउंट करेंगे स्वर को, जैसे ये लिखा होता अगर अमन, ये शब्द है अमन, ये लिखा हुआ है ना, अमन में क्या है, छोटा आ देखिए स्वतंत्र रूप में लिखा है, इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर छोटा आ स्वतंत्र नहीं दिख रहा है, इसीलिए उसको नहीं काउंट किया जा रहा है। अगर अमन का वर्ण विन्यास करेंगे तो आ प्लस माँ और प्लस ना हो जाएगा। अब हम इसको जब लिखेंगे तब काउंट करेंगे, 1 2 3, कितने हुए, अमन शब्द में 3 अक्षर हैं, और वर्ण कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण हो जाएंगे, ये है अमन, ठीक। तो इनकी जो गिनती होती है वर्णों की वो पूरी संख्या में होगी। आपने एक गाना सुना होगा, याद रखियो 2.5 अक्षर प्यार के, क्यों सर, यही है ना गाना, याद रखियो ये 2.5 अक्षर प्यार के। तो एक शब्द होता है प्यार। अब अगर आप इसको देखें, कह दें कि 2.5 अक्षर हैं, तो गलत है कॉन्सेप्ट। कैसे, प लिखा जाएगा, प के बाद क्या है, कोई स्वर नहीं आया हुआ है, आधा है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, या के साथ क्या आया हुआ है, बड़ा आ,
ध्यान दीजिए, इसको और तोड़ने की कोशिश मत करना कि बड़ा आ लिखा हुआ इसको और तोड़ दे, छोटा छोटा कर दें, गलत हो जाएगा। बड़ा आ है, उसकी एक अलग ध्वनि है, बड़ा आ ही लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, रा लिखेंगे और छोटा आ जाएगा। अब इसको हम गिनते हैं, देखते हैं कितने अक्षर आ रहे हैं। तो अक्षर कैसे काउंट करेंगे, अगर स्वर हो स्वतंत्र लिखा हो, व्यंजन हो तो स्वर के साथ आया हो। तो पा के साथ कोई स्वर है नहीं है, इसको गलत कर रहे हैं, ये नहीं गिना जाएगा। या के साथ स्वर आया हुआ है तो ये 1 हो गया, और रा के साथ स्वर आया हुआ है तो 2 हो गया। प्यार शब्द में 2 अक्षर हैं, ढाई वाला गाना गलत है, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, शायद इस तरीके से आपके दिमाग में ज़्यादा आसानी से बैठ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वर्ण वाला, अक्षर वाला ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला क्या होती है, चलिए वर्णमाला क्या है इसको देखते हैं। वर्णमाला आप लोगों ने परिभाषा पहले से ही पढ़ी होंगी कि वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो एक लाइन की परिभाषा आप लोग याद करके रखे हो वही आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाए। एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को या वही क्वेश्चन दूसरी भाषा में पूछ लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ण को मैंने एक और नाम अभी बताया था, उसको क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, या तो हम कर दें वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, या उसकी जगह पर हम दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वर्णों या लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों इनका क्या होगा, समूह होगा, व्यवस्थित समूह होगा। तो व्यवस्थित शब्द आ सकता है, व्यवस्थित की जगह दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, क्रमबद्ध, ठीक है। केवल भाषा का फर्क है, शब्दों का फर्क है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक। अगला हम कह सकते हैं वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध क्या, समूह। नहीं समूह लिखा होगा तो संगठन लिखा होगा, ये क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। अब मैं आपको परिभाषा पूरी सुनाता हूं। वर्णों अथवा लिपि चिन्हों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह या संगठन क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा, ठीक। तो इसमें से कोई भी शब्द आपसे कैसे भी पूछ सकता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। या हम कह सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध संगठन क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। या कह सकते हो लिपि चिन्हों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, या लिपि चिन्हों का क्रमबद्ध संगठन क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। कुल मिला के आपको इतना देखना है, वर्णों या लिपि चिन्हों का समूह या संगठन होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए, व्यवस्थित हो या क्रमबद्ध हो। तो यही वर्ड घूम घुमा के आपके 8-10 तरीके से बन सकते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई एक आएगा, और आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ये तीनों की तीनों चीज़ों में से एक चीज़ जरूर आएगी, मतलब वर्णों या लिपि चिन्हों की बात जरूर होनी चाहिए, और वो समूह जो होना चाहिए वो व्यवस्थित भी होना चाहिए या क्रमबद्ध होना चाहिए, और समूह या संगठन, मतलब तीनों ग्रुप से एक एक वर्ड जरूर निकलेगा। क्या निकलेगा ये आपके बुद्धि विवेक पर एग्जाम हॉल में डिपेंड करता है, ठीक। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। आगे देखते हैं वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो अभी तक जो आप पढ़ते चले आ रहे थे वर्णों की संख्या वो 52 पढ़ रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 53 हो गई है, ठीक। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में अभी ये बढ़ाया गया है। केंद्रीय जो हिंदी संस्थान है उन्होंने वर्णों की संख्या 52 से बढ़ा करके 53 कर दी है। अब बात आती है कि वो 53 हैं कौन कौन से, वो भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं मैं लिखाई दे रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। स्वर जितने हैं, कितने हैं वो, 11 हैं, ठीक। अब अगला आता है अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या हिंदी में कितनी है, 2 है। ध्यान रखिएगा, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या 4 है, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा, इस बात को बोलते हुए चलिए
कि अयोगवाह हिंदी में 2 हैं। मैं आपको आगे आने वाले टॉपिक में बताऊंगा। पिछले जो आरओ के और वीडियो के या लेखपाल के एग्जाम हुए हैं उसमें चीज़ों को संस्कृत से रिलेट करके पूछा गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके यूपीएसआई के एग्जाम में भी चीज़ों को संस्कृत से रिलेट करके पूछ लें। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा प्रूफ के तौर पे, और ये भी दिखाऊंगा कि ये चीज़ हिंदी में है ही नहीं, ये संस्कृत की चीज़ है, उसको उठा के हिंदी में पूछा गया है। तो चीज़ों को आप रिलेट करके जरूर करिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पे भरोसा रखिए, एक एक चीज़ जो कि एग्जाम में बन सकती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह कितने हैं? हिंदी में 2 हैं अयोगवाह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह के बाद व्यंजन शुरू होते हैं, तो सबसे पहले आएगा स्पर्श व्यंजन। क्या आ जाएगा? स्पर्श व्यंजन आ जाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी भी 4 है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। इसके बाद आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त लास्ट में मैंने लिख भर दिया है, बाकी आप इनको पढ़ते ही नहीं, स्पर्श व्यंजनों के साथ में ही है। इनकी भी संख्या कितनी है? 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ड़ा और ढा, ये वाले हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और एक जो एक्स्ट्रा नया जोड़ा गया है उसको नाम दिया गया है विशिष्ट व्यंजन, और इनकी संख्या 1 है। कौन सा है? ये ला टाइप में ऐसे बनता है, और ये है विशिष्ट व्यंजन। ठीक, अब यहाँ पर अगर इनकी टोटल संख्या देखेंगे तो कितनी आ रही है, एक बार मैं आपको काउंट कराए दे रहा हूँ। 11 और 2 13, 25 और 13 जो ऐड करेंगे 5 3 8, 38 हो जाएगा। 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50, 50 और 2 52, 52 और 1 53। तो इनकी टोटल संख्या जो हो जाएगी 53 हो जाएगी। कौन कौन से हैं? ये सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं। मैं हटे जा रहा हूँ आगे से, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहे कॉपी में आप नोट करिए, जो आपकी सुविधा हो कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई चीज़ अभी नहीं समझ में आई है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे जब ये चैप्टर बढ़ेगा तो इसमें एक एक चीज़, हर एक चीज़ इसकी एक्सप्लेन करके बताई जाएगी। अंतस्थ क्या है, स्पर्श क्या है, ऊष्म क्या है, अयोगवाह क्या है, उत्क्षिप्त क्या है, विशिष्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई जाएंगी। तो फिलहाल ये वाला टॉपिक अभी के लिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इसके आगे अब हम स्वर और व्यंजन, इनके वर्गीकरण को देखेंगे। तो एक एक करके इन दोनों के जो वर्गीकरण है वो देखे जाएंगे, और उसके बाद में कुछ अन्य टॉपिक जो हैं इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड, उनको देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ तक मैं इस चैप्टर में पहुँचा हूँ वहाँ तक आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो चीज़ आगे आने वाले लेक्चर में आपकी सॉल्व कर दी जाएगी या समझा दी जाएगी कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, पूरी ग्रामर आपको पढ़ाई जाएगी, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल आप इसको देखते रहिए। कैसा रहा लेक्चर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, यही मेरी असली गुरु दक्षिणा होगी। तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप हम लोगों का सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।